नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 6 के अंदर विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल का चौथा चैप्टर जिसका शीर्षक है मानचित्र, उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। देखते हैं कि मानचित्र किस प्रकार हमें काम आता है, कौन कौन से मानचित्र के प्रकार है, मानचित्र के अंदर कौन कौन सी जो घटक है वो आवश्यक है, वो आज हम इस डिटेल माहिती है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे चैनल है जे सर एकेडमी, उसको लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे ऐसे ही मज़ेदार और जानकारी आपको मिलती रहेगी। मानचित्र नहीं, हमने पिछले जो क्लास था, अगर इसके तीसरा चैप्टर है कि पृथ्वी की गतियाँ, उसके बारे में जानकारी ली। अब चौथा है कि मानचित्र। मानचित्र क्या है कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है ना। किसी भूभाग के ऊपर जो अध्ययन करना हो तो ग्लोब को लेकर हम उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। उसी प्रकार जब पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे देश हो, राज्य हो, जिला, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना हो तो हमारे लिए उतना साबित नहीं होता, क्योंकि वो एक क्या छोटे छोटे भूभाग है, इसलिए ये ग्लोब है उतनी अच्छी और सटीक जानकारी हमको नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में हमें क्या चाहिए, मानचित्र का उपयोग करना चाहिए। मानचित्र से क्या तात्पर्य है? मानचित्र वह है कि पृथ्वी की सतह यानी कि ऊपरी भाग या इसके एक भाग का पैमाने मतलब कि माप माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र उसे मानचित्र कहा जाता है ना। किसी एक भूभाग की जो प्रॉपर्टी है उनके जो पैमाने के माध्यम से खींचा गया एक मानचित्र जिसे मानचित्र कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है मानचित्र की। आगे देखते हैं, मानचित्र क्या है, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें वो पूरी हो पाती है। किसी क्षेत्र या तथ्य को लेकर सारी जानकारी हमें मानचित्र से मिलती है। जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रखा जाए तब उसे एटलस कहा जाता है। ढेर सारे हम देखते एटलस सुना होता है, जहाँ उसमें ढेर सारे मानचित्र आए हुए होते हैं। कोई तापमान के बारे में होता है, कोई जल के बारे में, वर्षा के बारे में, मौसम के बारे में, मृदा के बारे में, है ना। ये ढेर सारे हमको क्या जानकारी है उसके बारे में मिलती है, जिसे एटलस कहा जाता है। मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है। ग्लोब में इतनी अच्छी और गहराई पूर्वक से जानकारी नहीं मिल पाती, जबकि मानचित्र में एकदम आसानी से और सही जानकारी हम ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार है। उसमें पहला है भौतिक मानचित्र, जिसे अंग्रेजी में फिजिकल मैप के नाम से जाना जाता है। भौतिक मानचित्र उसे कहते हैं जो प्राकृतिक आकृतियाँ हो, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर। ये सारे जो चीज़ वस्तु को दर्शाने के लिए जो उपयोग करते उसे भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। एकदम याद रखना है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है और आता ही है। दूसरा प्रकार देखते हैं मानचित्र का। देखो, उससे पहले भौतिक मानचित्र का यहाँ मैप दिया गया है। मानचित्र है कि भारत के अंदर देखो, ये भारत का मैप है जो हरा दिख रहा है। वहाँ पे जो देखो वन का जो पूरा क्षेत्र आया हुआ है, फिर बीच बीच में देखो वाइट जैसा है, वो एक क्या एक पठार इलाका है। फिर ऊपरी जो देखो वो एक पहाड़ी इलाका है। ऐसा हमको दिखाई देता है जो प्राकृतिक रूप से बना है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र, कि राजनीतिक यानी उसे कहते हैं पॉलिटिकल मैप। राज्य, नगर और शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों से राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। उसका भी एक फ़ोटो देखते हैं। देखो, जहाँ पे पूरा भारत का मैप दिया गया है,
उसमें राज्य की जो सीमाएं वहाँ पे बनाई गई है। तो ऐसे मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। तीसरा है जो उसका प्रकार है थीमेटिक मानचित्र। कैसे भी कुछ मानचित्र विशेष जानकारी देती है, जैसे सड़क के बारे में जानकारी उसे सड़क मानचित्र कहते हैं। वर्षा किस क्षेत्र में का कितनी हुई है, वैसे मानचित्र को वर्षा मानचित्र कहते हैं। वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। उसका आप एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे वर्षा का दिया गया है कि किस भूभाग के ऊपर भारत के क्षेत्र में कितनी वर्षा पाई जाती है। तो ये हमें रेनफॉल बारिश का भी हमको एग्जाम्पल के माध्यम से पता चलता है, उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है ना, कि मानचित्र क्या हमें जानकारी देता है, चाहे वो ज़मीन के बारे में हो, खेतों के बारे में हो, फसल के बारे में हो, वर्षा के बारे में हो, या फिर तापमान के बारे में हो, भूमि के बारे में हो, मृदा के बारे में हो, क्या जानकारी देता है उसके मुताबिक पता चलता है कि ये इसका नाम क्या होगा। अब ये तो हो गया मानचित्र की जो कुछ प्रकार है। अब मेन है उसके घटक, जो उसके 3 घटक हैं मानचित्र के। पहला है दूरी, दिशा और प्रतीक, तभी ये मानचित्र कहलाएगा। ये तीनों तीन है उसके घटक रहेंगे तभी उसको मानचित्र कहा जाएगा, वरना उसे रेखा चित्र कहा जाएगा। 1 बाय 1 उसके तीनों तीन घटक के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आज की वीडियो के तहत एक ही जो उसका घटक है उसकी हम चर्चा करेंगे कि दूरी। दूरी यानी कि डिस्टेंस। मानचित्र एक क्या है, आरेखण है ना, जो रेखाओं से बना होता है, जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि पृथ्वी जो पूरी है वो पे हम कहीं पे भी उसको ला नहीं सकते है ना। अगर मान लो कि हमें बस बोला जाए कि पूरे भारत के मैप को या मानचित्र को बनाओ, एक जी भारत का तो मैप बहुत बड़ा है, उतना उसको मानचित्र पर लाना या फिर कागज के पन्ने पर लाना इतना आसान नहीं होता। तो क्या करते हैं, मानचित्र छोटा पैमाने पर खींचे जाते हैं, उनकी जो नाप है वो उसकी कम की जाती है, लेकिन सावधानी यह बरतनी पड़ती है कि उनकी जो स्थान की जो वास्तविक दूरी है वह वैसे की वैसी बनी रहनी चाहिए, उसमें कोई कमी आनी चाहिए नहीं। तो एक लिखते एग्जाम्पल के स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करने के लिए, स्थल की जो बड़ा है स्थल में व्यक्त करने के लिए एक पैमाना चुना जाता है कि इतने सेंटीमीटर कागज के बराबर, स्थल के इतने किलोमीटर। उस प्रकार यह पैमाने स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है, तभी हम सही मायने में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सही में ये यहाँ से वहाँ तक कितनी दूरी पर आया हुआ है। देखो उदाहरण देते हैं हम कि विद्यालय और हमारे घर के बीच की दूरी मान लो 10 किलोमीटर है ना, मानना है आपको केवल 10 किलोमीटर है। जिसे मानचित्र पर दिखाना हो तो क्या हम एक पैमाना लेते हैं कि मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है ना। 10 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस है उसको केवल 2 सेंटीमीटर के जो कागज के पन्ने पर हमने दिखाया है। इसका अभिप्राय यह है कि यह हुआ कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो बड़ी स्थल की जो दूरी होती है उसको कम करके, पैमाना का कम करके उसको बताया जा सकता है। इस प्रकार रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा, है ना। रेखा चित्र है वो क्या 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाता है। इस प्रकार पैमाने की जानकारी है ना, 2 पैमाने की जहाँ तो मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों को बीच की दूरी पता लगाया जा सकता है। मान लो कि हम यहाँ से कोई एक है ना, कोई 2 एक स्टेशन ले लेते हैं, जैसे मान लो कि जूनागढ़ है, जूनागढ़ से हमें राजकोट जाना है, और एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 किलोमीटर है। अब 100 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, पैमाना वहाँ पे तय करना पड़ेगा कि अब देखो कि 10 किलोमीटर बराबर जो हमारे जो कागज़ के ऊपर जो मानचित्र है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर को प्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो 10 सेंटीमीटर के अंदर जो पूरा हमारा डिस्टेंस है वो हम
रेखा चित्र के माध्यम से बना सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप हो या देशों हो, कागज पर दिखाना हो, है ना, बड़े बड़े भूभाग को, तब हम क्या करते हैं, छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, है ना, छोटा नाप लेना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर जो स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है ना। अब क्या है, छोटे पैमाना लिया ना, पैमाना कितना लिया, 5 सेंटीमीटर, जो कि स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। ऐसे मानचित्र को छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे हमारा गांव हो या शहर हो, उनको कागज पर दिखाना हो, तब हमें बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है ना। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र, छोटे पैमाने वाले मानचित्र। लेकिन एक डिफरेंस याद रखना है उन दोनों के बीच में कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, है ना। सही मात्रा में हमको जानकारी हमें बड़े पैमाने वाले मानचित्र पर मिलती है। तो आज हमारा यहाँ वीडियो ख़त्म हो रहा है। आने वाले जो नेक्स्ट है उसका जो शेष भाग है हम आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। आभार।